नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस। तो नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस को समझने के लिए इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, एवेल्युएशन प्रोसीजर एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस ये एक नई टेक्निक है, न्यू अप्रोच है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेसेसरी, जो हमारा वेरिएबल है, नेसेसरी कंडीशन। तो जो डेटा सेट में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल्स भी होंगे, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स और एंडोजीनियस भी। तो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस यूज करते हैं। और ये जो नेसेसरी कंडीशन जिसे हम कह रहे हैं, या जो डेटा है या वेरिएबल है, वो किसी पर्टिकुलर आउटकम के लिए एक प्री रिक्विजिट है। जैसे x इज नीडेड फॉर y, y हमारा आउटकम वेरिएबल है, तो ये इसकी प्री कंडीशन होगी या प्री रिक्विजिट हो गया होगा y को अचीव करने के लिए। अब इसमें जो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है जिसमें x1 x2 x3 थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये जो एक सेल्स हमारा एक आउटकम वेरिएबल है, मान लीजिए ये कोई शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल, और इसमें जो सेल्स है, सेल्स डिजायर्ड सेल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास एक तो एडवर्टाइजिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्काउंट दूसरा वेरिएबल है, और तीसरा है आफ्टर सेल सर्विस। और भी हो सकते हैं लेकिन हमने समझने के लिए केवल अभी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये नेसेसरी अभी अगर हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करें या पीएलएस एसईएम यूज करें तो इसमें हो सकता है कि 3 में से 2 हमारे सिग्निफिकेंट आए, या 3 भी आ सकते हैं, या एक भी सिग्निफिकेंट आ सकता है, बाकी के 2 डिस्काउंट और आफ्टर सेल सर्विस हमारे सिग्निफिकेंट ना आए। लेकिन नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस ऐसे वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई कर लेगा जो एक डिजायर्ड आउटकम वेरिएबल के लिए नेसेसरी है। हालांकि पीएलएस एसईएम का जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें हो सकता है केवल एक ही वेरिएबल को उन्होंने सिग्निफिकेंट कहा हो, लेकिन नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस कहेगा नहीं, ये 2 वेरिएबल भी हमारे नेसेसरी है इस आउटकम वेरिएबल वाई को अचीव करने के लिए। तो जैसे इसमें हम देखें कि एडवर्टाइजिंग जैसे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जरूरी नहीं है नेसेसरी कंडीशन हो भी सकता ना भी हो। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी हमने डबल कर दिया। मान लीजिए अभी किसी प्रोडक्ट की हम 6 मंथ आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, उसको हमने 1 ईयर कर दिया। तो अगर हम दोनों वेरिएबल्स को लें, डिस्काउंट को और आफ्टर सेल सर्विस को, तो ये डिजायर्ड आउटकम हम जो भी है हमारा डिजायर्ड आउटकम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग एक नेसेसरी है, क्योंकि जब एडवर्टाइज करेंगे लोगों को अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई 40% डिस्काउंट भी है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी इन्होंने बढ़ा दी है। तो अकेला एडवर्टाइजिंग, केवल अगर हम एडवर्टाइजिंग ही लें और डिस्काउंट और आफ्टर सेल सर्विस ना लें तब भी हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो ये सफिशिएंट कंडीशंस भी हो सकती हैं और दोनों हमारी जो है ये इसमें नेसेसरी भी हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस। तो अब ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिजायर्ड सेल्स। ये नेसेसरी कंडीशन तो है, और हमें ये भी पता है कि हम 40% डिस्काउंट दें, 60% डिस्काउंट दें, कितनी भी आफ्टर सेल सर्विस कर लें, जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तब तक उस डिस्काउंट का और आफ्टर सेल सर्विस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोगों को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, हाँ, कम्युनिकेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग जरूरी है।
तो विदाउट एडवर्टाइजिंग फेलियर इज गारंटेड। मतलब आप वो डिजायर्ड सेल्स अचीव नहीं कर सकते अगर आपने एडवर्टाइजिंग नहीं की। तो एडवर्टाइजिंग तो नेसेसरी है। हाउएवर एडवर्टाइजिंग एलोन में नॉट बी सफिशिएंट फॉर सक्सेस। जो डिजायर्ड सेल्स है अकेले एडवर्टाइजिंग से भी नहीं होगा जब तक उसको कोई दूसरे जो स्टिमुली है वो हम नहीं देंगे कि भाई 40% डिस्काउंट है, आफ्टर सेल सर्विस भी है। सिंस अदर रिक्वायरमेंट सच एज डिस्काउंट एंड आफ्टर सेल सर्विस कुड प्ले अ रोल इन डिजायर्ड सेल्स। ठीक है ना। तो एडवर्टाइजिंग मस्ट, तो इस दो तरीके के फैक्टर होंगे, मस्ट हैव फैक्टर्स एंड शुड हैव फैक्टर्स। एडवर्टाइजिंग तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है, जो है मस्ट हैव फैक्टर से। और डिस्काउंट एंड आफ्टर सेल सर्विस में भी शुड हैव फैक्टर, शुड हैव फैक्टर भी हो सकते हैं, और ये दोनों भी मस्ट हैव फैक्टर भी हो सकते हैं एक डिजायर्ड सेल्स के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिस मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में या पीएलएस एसईएम के रिजल्ट कुछ वेरिएबल्स को सिग्निफिकेंट करा, कुछ को सिग्निफिकेंट नहीं करा, लेकिन नेसेसरी कंडीशन वो अप्रोच है उसके थ्रू हम ऐसे वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसको पीएलएस एसईएम के रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंट करें लेकिन वो डिजायर्ड सेल के लिए नेसेसरी है। ठीक है। अब इसमें जो ये चूंकि न्यू अप्रोच है, डल ने दिया है ये अप्रोच, तो इसमें जो है इसको, ये तो हमारा जो ग्राफ देख रहे हैं ये तो एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे। ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की लाइन है, ओएलएस लाइन, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लाइन, और ये ऑब्जर्वेशंस है। ये दो नई चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो ये जो है हमारा जो है नॉन डिक्रीजिंग स्टेप वाइज लीनियर, ये है ना, डिक्रीज नहीं हो रहा, ये स्टेप वाइज बढ़ता जा रहा है ना। एक तो ये हमारा है। दूसरा है एक इसमें की लाइन और दिखा रहे हैं, ये वाली जो लाइन है। ठीक। तो इस वाली लाइन को तो हम कहते हैं जो जो लीनियर लाइन है इसको हम कह रहे हैं सीलिंग रिग्रेशन फ्री डिस्पोजल हल लाइन। और ये जो हमारा नॉन डिक्रीजिंग स्टेप वाइज है इसे हम कह रहे हैं सीलिंग एनवेलप फ्री डिस्पोजल हल लाइन। ठीक है। तो इसमें दो ही चीजें हम देख रहे हैं, एक तो लाइन है हमारे पास सिंपल लाइन, दूसरा है नॉन डिक्रीजिंग लाइन स्टेप वाइज लीनियर लाइन है। ठीक। अब ये कर क्या रहा है स्कैटर डायग्राम, बेसिकली ये जो स्कैटर डायग्राम है ये, इसको ये जो हमारी सीलिंग लाइन है ना, जो बिल्कुल सीलिंग लाइन है, ये सेपरेट कर रहा है स्पेस ऑब्जर्वेशंस विदाउट जो ऑब्जर्वेशंस है हमारे, और एक विदाउट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो देखिए यहाँ तो एक तो ये तो विदाउट ऑब्जर्वेशन हो गया स्पेस, और ये विद ऑब्जर्वेशंस वाला, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा हमारा मॉडल उतना ज्यादा फिट होगा जितना ये वाला जो स्पेस है इसकी ज्यादा होगा और ये वाला कम। इसको मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा ये जो लाइन है ऐसे आ रही है ना, और एम्प्टी स्पेस हमारा ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा मॉडल होगा। और अगर हमारा जो एम्प्टी स्पेस कम है तो मॉडल जो है हमारा कम अच्छा होगा, इसमें एम्प्टी स्पेस कम है। तो जितना एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा ये वाला स्पेस, उतना मॉडल हमारा ज्यादा फिट होगा। तो इसको टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है इस लाइन को। अब इसमें देखिए ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये दो लाइन है, इसमें बॉटलनेक टेबल इसको हम कहते हैं, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इसमें जैसे ये 6 ये है हमारा आउटकम वेरिएबल, 8 है मान लीजिए। ठीक है। तो इस आउटकम वेरिएबल को करने के लिए मिनिमम जो है हमारा यहाँ पे 6 का आउटकम तो हमें जरूर करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 800 CR, 800 करोड़ की हमारी मान लीजिए सेल्स है, तो इसके लिए मिनिमम हमको जो है हाइपोथेटिकल ले रहा हूं मैं ऐसे ही, कि ये 60 करोड़ की जो है हमारी जो एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए मिनिमम। कि मतलब मिनिमम हमें अगर ये 80 करोड़ का आउटकम चाहिए तो मिनिमम इसको इतना रिक्वायरमेंट जरूरी है, 80 करोड़ की एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करना जरूरी है।
और फिर जैसे हम बढ़ा रहे हैं 80 पर भी, 70 पर भी, 79 तक भी हमारा वही 80 करोड़ का सेल्स आएगा। लेकिन अगर हम इसको 80 करोड़ कर देंगे तो फिर हमारा जो सेल्स का आउटकम वेरिएबल है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो डिजायर्ड सेल्स है और ये हमारे पास जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उस आउटकम वेरिएबल के लिए, डिजायर्ड के लिए, ये एक कंडीशन होगी मिनिमम। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये देखिए 2 है ना, ये मिनिमम आउटकम 2 है। तो यहाँ मिनिमम ये अगर 1 है तो मतलब आपको 1 यूनिट करना पड़ेगा तो इसको अचीव करने के लिए, 2 यूनिट्स को अचीव करने के लिए आउटकम वेरिएबल को। और फिर यहाँ तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अपने यूनिट बढ़ा देते हैं 1 to 2, तब आपकी जो डिजायर्ड आउटकम है वो आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो हमें डिजायर्ड आउटकम कितना चाहिए, ये इसके लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जैसे ये डिजायर्ड आउटकम 6 है मान लीजिए, तो इसको जब मैं यहाँ ऐसे करूंगा तो ये मुझे पता चलेगा कि मिनिमम जो है मुझे 4 यूनिट का इनपुट देना पड़ेगा, तभी मैं ये आउटपुट जो है डिजायर्ड आउटकम ये मैं अचीव कर सकता हूं। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन होगी, मिनिमम होगी, ये प्री रिक्विजिट होगी कि भाई इस आउटकम को अचीव करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम इतना देना पड़ेगा। ये तो मैंने एक वेरिएबल को लेके कहा। ऐसे ही हम दूसरे वेरिएबल की भी अलग मिनिमम लेवल होगा, थर्ड वेरिएबल के लिए भी मिनिमम लेवल होगा डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो है सीलिंग एक्यूरेसी, एक टर्म है, दूसरा है इफेक्ट साइज। सीलिंग एक्यूरेसी का मतलब है कि जितना एम्प्टी स्पेस हमारा ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि जितना हमारे ऑब्जर्वेशंस, ये मान लीजिए मेरा एक डायग्राम है और ये लाइन है, तो जितने ऑब्जर्वेशंस मेरे यहाँ होंगे मैक्सिमम, ठीक है, इस लाइन के ऊपर या बिलो दी लाइन होंगे, उतना मॉडल मेरा फिट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 90 ऑब्जर्वेशंस मेरे इसके बिलो दी लाइन है, और ये लाइन के ऊपर है, और 10 ऑब्जर्वेशंस मेरे ऊपर है। तो मेरा जो एक्यूरेसी हो गया वो 90% हो गया, ठीक है। तो होना कितना चाहिए थ्योरेटिकली? थ्योरेटिकली तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस बिलो दी लाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा ना, सीलिंग एक्यूरेसी ऑब्जर्वेशंस ऑन और बिलो द सीलिंग लाइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अगर मान लीजिए ऊपर 90 है और टोटल मेरे 100 है, तो 90% आ गया। लेकिन थ्योरेटिकली हमारा जो है ये से ये 100% होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता शायद प्रैक्टिकली। तो एक बेंचमार्क, डल ने एक बेंचमार्क दे दिया है कि भाई आप अगर 95% भी है तो ये गुड माना जाएगा। तो कट ऑफ वैल्यू एक इन्होंने दे दिया है कि 95% या उससे ज्यादा है तो हम अच्छा मानेंगे उसको, मॉडल फिट हमारा ज्यादा अच्छा होगा। अब ये एक है ये इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या होगा? एम्प्टी स्पेस और एंटायर स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस जितना ज्यादा होगा हमारा, उतना ज्यादा मॉडल फिट होगा, उतना ज्यादा इफेक्ट साइज हमारा ज्यादा होगा। जैसे ये एक एक लाइन है, यहाँ देखिए ये एम्प्टी स्पेस है, ये इस लाइन के ऊपर का सारा एम्प्टी स्पेस है, सारे ऑब्जर्वेशन इसके नीचे। दूसरा है हमारा ये एक है, सारे ऑब्जर्वेशन हमारे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इस लाइन के ऊपर है, नीचे है, और ये एम्प्टी स्पेस हो गया। तो मॉडल फिट कौन सा होगा? ये वाला, जिसका ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा उसका इफेक्ट साइज ज्यादा होगा। तो इसकी भी कुछ कट ऑफ वैल्यूज हमें दी हैं। जैसे ये वैल्यू है कि वैसे तो 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन अगर हमारी इफेक्ट साइज 0.1 से कम आएगा तो हम कहेंगे स्मॉल इफेक्ट है, और 0.1 और 0.3 के बीच में आएगा तो मीडियम इफेक्ट, और इसके बीच में आ जाता तो लार्ज इफेक्ट, और डी 0.5 से आ जाता तो वेरी लार्ज इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि डी मिनिमम जो है हमारा 0.1 से ऊपर होना चाहिए। अब ये इसके बाद जो है मैं इवेल्युएशन प्रोसीजर, हमें क्या क्या इवेल्युएट करना है। तो ये
8 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और इसका जो ये जो 8 स्टेप्स हमने लिए हैं, और ये हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, उसके थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपने डिस्कशन को। तो जो रिसर्च पेपर का नाम है, व्हेन प्रिडिक्टर्स ऑफ आउटकम्स आर नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर द कंबाइंड यूज ऑफ पीएलएस, एसईएम एंड एनसीए। इसने दोनों को कंपेयर किया, हम भी कंपेयर करेंगे पीएलएस एसईएम के रिजल्ट के एनसीए के साथ, ठीक है। तो इस रिसर्च पेपर में अ, हमें जो है 8 स्टेप्स दिए हैं। ये पेपर बड़ा यूजफुल होगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स इन्होंने लिया है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल जो है उसको यूज किया है, और उसके एनालिसिस करके इसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो हम इसी रिसर्च पेपर के बेस्ड हमारा जो डिस्कशन है वो होगा। अब जैसे पहला स्टेप इसमें है, फर्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे कि पहला है इसमें, स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मतलब जिस मॉडल में हम नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उस मॉडल को थ्योरेटिकल, वो जो मॉडल हमने बनाया है उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। विदाउट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमें कोई भी अपना मॉडल डेवलप नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसका प्रिपेयर एंड चेक द डेटा, की जो डेटा है उसमें किस किस तरीके के हमारे जो है जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, कि वो डेटा हमारा स्क्यूड ना हो बहुत ज्यादा, या फिर उसका सैंपल साइज उसका कितना होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट हम इसमें समझेंगे। फिर इसके बाद रन द पीएलएस एनालिसिस। तो जो हमारा मॉडल है उसको हम एनालिसिस करेंगे, और उस, अगर रिफ्लेक्टिव मॉडल है हमारा सारा मेजरमेंट मॉडल, तो उसमें इंडिकेटर रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करेंगे हम, जिसमें इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, 4 चीजें हम चेक करते हैं। फिर इसके लिए हमें लेटेंट वेरिएबल स्कोर की आवश्यकता होगी परसेंटेज को शो करने के लिए। फिर एनसीए हम यूज करेंगे, एनसीए के रिजल्ट आएंगे, फिर इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडल। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे एनसीए के रिजल्ट को स्ट्रक्चरल मॉडल में के साथ, क्योंकि स्ट्रक्चरल मॉडल में जरूरी नहीं है कि जितने हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट आ जाएं। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसी तरीके से एनसीए में भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो उसमें कंपेयर करेंगे कि अगर पीएलएस एसईएम में इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो एनसीए में कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके फाइनली इंटरप्रेट कर देंगे रिजल्ट। तो जो हमारा पहला है कि पहले हमें अपना जो भी हम हाइपोथेटिकल मॉडल बना रहे हैं उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमें देना जरूरी है। सेकंड में प्रिपेयर द चेक एंड डेटा, कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए मिनिमम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, अगर कोई आउटलायर है तो उसको कैसे डिटेक्ट करें, और क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे, लिकर्ट स्केल में होंगे, इंटरवल में होंगे, या रेशियो स्केल के क्वेश्चंस हैं। अब पहला जो है, जैसे कोहन के अकॉर्डिंग अगर हमें 80% पावर चाहिए, तो उसके लिए जो है 156 का हमारा सैंपल साइज होना चाहिए, और आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 0.10 एंड 5% प्रोबेबिलिटी। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। हालांकि ये जो पीएलएसएसईएम है, ये हमारा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी ओके है, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली स्क्यूड हो जाएगा तो डेटा हमारे लिए एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इसकी कट ऑफ वैल्यू दे दी है कि स्क्यूनेस अगर और कर्टोसिस की वैल्यू -2 और +2 के बीच में आती है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जो इसका स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर है आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए, वो 3 से कम होने चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, 3 माइनस या +3 से। अब इसके बाद जो है टू असेस द मेजरमेंट मॉडल,
तो ये एनसीए कैन बी अप्लाइड बाइनरी डिस्क्रीट पे की जा सकती है, लेकिन हमें जो है मैट्रिक डेटा या इंटरवल स्केल्ड डेटा को यूज करना चाहिए। अब हम इसके बाद जो है पीएलएस एसईएम रन करेंगे। उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करेंगे। चार चीजें हम चेक करेंगे: इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब हमारा जो मॉडल है वो चूंकि रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है, तो इसके लिए हमारे जितने भी इंडिकेटर होंगे हमें लेटेंट वेरिएबल स्कोर जो है पीएलएस एसईएम से जो आएंगे उनको हमें यूज करना है। और अगर हमारा फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल होता तो उसमें हमें एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट में हमें क्या करना था, लेटेंट वेरिएबल स्कोर यूज करेंगे पीएलएस एसईएम से एंड ओरिजिनल स्कोर। उसके साथ एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट जो होंगे वो लेटेंट वेरिएबल स्कोर लेंगे। इसमें हमारे पास एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों जो होंगे वो लेटेंट वेरिएबल स्कोर फ्रॉम पीएलएस एसईएम से। तो हमारा जो मॉडल है वो इसके रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे सारे मॉडल में, तो हम इसमें लेटेंट जो वेरिएबल स्कोर्स हैं वो हम यूज करेंगे, रॉ स्कोर। इसके बाद जो है जब हमने रॉ स्कोर को उसमें इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद तो हम रन करेंगे मॉडल को। इसमें फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो पहला वाला मॉडल है इसमें एवेलुएट करेंगे हम स्ट्रक्चरल मॉडल को। और स्ट्रक्चरल मॉडल में हम चार चीजें जनरली देखते हैं कि कोई एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट के बीच में कोई जो कोलिनिटी का इशू ना हो, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल पाथ कोफिशिएंट्स हमारे सिग्निफिकेंट हो, एक्सप्लेनेटरी पावर जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये भी सिग्निफिकेंट आए, और प्रिडिक्टिविटी के चेक करने के लिए पीएलएस प्रिडिक्ट हम यूज करते हैं क्यू स्क्वायर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर हम सेवंथ स्टेप में इफेक्ट साइज चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट साइज कितना है, डी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और वो और उसको चेक करेंगे सीलिंग एक्यूरेसी कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे फिफ्थ जो है, सॉरी एट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स को। अब देखिए तीन सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे ये मेरा मॉडल है y इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, और मान लीजिए मैंने तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, इंडिपेंडेंट। पहला सिनेरियो तो होगा कि जो पीएलएस एसईएम के रिजल्ट हैं ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट आ जाए, है ना, कि इनकी तीनों के तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो पॉइंट जीरो, जो बीटा कॉफिशिएंट है हमारा पॉइंट जीरो फाइव से कम आ जाए, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउटकम वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। और जब हमने एनसीए यूज किया, एनसीए टेक्निक अप्रोच अप्लाई किया, तो उसमें भी हमारे तीनों के तीनों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउटकम वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या इंटरप्रेट करना है, तो हम कहेंगे कि ऑन एवरेज एन इंक्रीज इन द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट विल इंक्रीज द आउटकम वेरिएबल, मतलब इसको एक यूनिट बढ़ाने से आउटकम वेरिएबल में भी बीटा वन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इतना हमें ऐड इसमें इंक्रीज होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों को जब हम बढ़ाएंगे तो आउटकम वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक। प्लस अब एनसीए के रिजल्ट को कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, हाउ एवर सर्टेन लेवल ऑफ द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट इज नेसेसरी फॉर आउटकम टू मैनिफेस्ट। जैसे ये हमने कि वाई और एक्स, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, और ये भी हमने लिया वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, यूनिट अलग अलग हो सकती है। तो इसको अचीव करने के लिए, या मैं इसको चलिए ऐसे ले सकता हूँ 30 40 50, तो इसको 40 को अचीव करने के लिए मिनिमम लेवल हमारा इसका इतना 4 होना चाहिए। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है 3 आ जाए, एक इसकी वैल्यू 2 हो। तो मतलब मिनिमम इसको डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए मिनिमम इसका एक्स वन का 4 चाहिए हमें, एक्स टू वेरिएबल का 3 यूनिट चाहिए, और एक्स थ्री का हमें जो है 2 यूनिट चाहिए, तभी हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि सिग्निफिकेंट आ रहे हैं पीएलएस के रिजल्ट तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के, लेकिन इसके नहीं आ रहे हैं एनसीए के सिग्निफिकेंट। तब हम कहेंगे
कि इसमें तो चेंज हो रहा है, ऑन एवरेज इंक्रीज इन द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट विल इंक्रीज द आउटकम वेरिएबल, है ना। तो x1 x2 x3 को इंक्रीज करने से आउटकम वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना तो हम कहेंगे कि नो मिनिमम लेवल ऑफ कंस्ट्रक्ट इज नीडेड टू एंश्योर द आउटकम वेरिएबल टू दिस, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं रहा कि उसका कि कोई मिनिमम लेवल नहीं है डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कुछ इसमें से जैसे नॉन सिग्निफिकेंट आ जाए, जैसे ये मेरा मॉडल है बीटा 0 बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस दिस, तो ये तो मेरा सिग्निफिकेंट आ गया। ये मेरा मान लीजिए नॉन सिग्निफिकेंट आ सकता है। तो जब ये आ गया तो हम कहेंगे कि इसको इंक्रीज करने से इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी अगर इसी के साथ अगर जब एनसी के रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट आए, है ना। बट तो इस तरह की कंडीशन कहेंगे सर्टेन लेवल ऑफ द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट इज नेसेसरी फॉर आउटकम टू मैनिफेस्ट। मतलब एनसीए के लिए हम कहेंगे कि एक डिजायर्ड आउटकम वेरिएबल को अचीव करने के लिए हमें जो मिनिमम जो हमारे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है उनका उतना मिनिमम लेवल चाहिए, तो हम इस डिजायर्ड आउटकम को कर सकते हैं। लेकिन फिर ये क्या कह रहा, चूंकि इसका तो नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा, तो इसको बढ़ाओगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कह रहा हाउ एवर फर्दर इंक्रीज इज नॉट रिकमेंडेड एज इट विल नॉट इंक्रीज द आउटकम वेरिएबल इन फर्दर, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है हमारी कंडीशन केवल एक यही आए, ये भी सिग्निफिकेंट आ जाए सारे, ये भी सिग्निफिकेंट आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सिग्निफिकेंट भी आए हमारे रिजल्ट और नॉट सिग्निफिकेंट भी आए, तब हमें दोनों सिनेरियो को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो हमारा मॉडल था इसमें से तीन में से दो तो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और एक नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है, और ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं इसमें एनसीए के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तब हमें दोनों मॉडल दोनों सिनेरियो को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा जो है अब ये मॉडल है जिसमें केस स्टडी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल डेविस 1998 का लिया, और उसका जो मॉडल का सोर्स है ये जो भी मैंने रिसर्च पेपर आपको दिखाया है, व्हेन प्रिडिक्टर्स ऑफ आउटकम्स आर नेसेसरी गाइडलाइन फॉर कंबाइंड यूज ऑफ पीएलएस एसईएम एंड एनसीए, ठीक है। तो इस मॉडल को लेके हम जो है इसको एनालिसिस करेंगे, और थर्ड पार्ट में जो एनालिसिस वाला है इसमें पीएलएस एल्गोरिथम भी करेंगे हम, बूट स्ट्रैपिंग भी, आईपीएमए, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, परम्यूटेशन, और पीएलएस प्रिडिक्ट, मतलब प्रिडिक्टिविटी क्यू स्क्वायर को चेक करने के लिए हम लोग जो है ये पीएलएस प्रिडिक्ट भी करेंगे। अब जैसे देखिए पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ये जो मॉडल बनाया है हमने, इसके पीछे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये इसका हमने बैकग्राउंड दे दिया है कि जो टैम है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टैम and unified theory of acceptance and use of technology, model UTAUT, theory of region action एंड थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, इनके थ्योरी के बेसिस पर जो है हमने ये मॉडल डेवलप किया है। मतलब जो भी मॉडल आप डेवलप करेंगे उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देनी है, उसके पीछे क्या थ्योरी है। बिना थ्योरी के कोई भी मॉडल हमें नहीं डेवलप करना चाहिए, ना टेस्ट करना चाहिए। तो जो भी मॉडल हम देख रहे हैं उसके जस्टिफिकेशन के लिए हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपने तैयार करने, कि ये जो हमने कंस्ट्रक्ट्स लिए हैं ये ऐसे इसके पीछे की ये थ्योरी है और इस कंस्ट्रक्ट के इतने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सेकेंड अब आ जाता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी प्रिपेयरिंग दी चेक डेटा। तो डेटा चेक करने के लिए चाहे तो हम इसमें जी पावर कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमें जैसे कोहन ने कहा कि 150 का 156 का भी सैंपल होना चाहिए, तो हमारा जो सैंपल साइज है वो है 140 का, और हमारा जो इसमें जी पावर से जो आ रहा है वो आ रहा है 81 का सैंपल साइज, ठीक है। तो ये जो हमें चेक कर लेना चाहिए। तो जी पावर के थ्रू भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें जो है
हम यूज करेंगे टी टेस्ट लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन। और इसमें जो होगा हमारा टू टेल्ड। और हम इफेक्ट साइज 10% भी ले लें, 0.10 और 0.05। और पावर इसका 80%, तो इसको हम 80% ले लेते हैं। और हमारे पास जो है नंबर प्रिडिक्टर्स, 4 प्रिडिक्टर्स है। 4। और या मैं, देखिए दोनों के लिए आ जाएगा, 4 के लिए भी आ जाएगा, और हमारे पास जो दूसरे प्रिडिक्टर्स हैं 5 के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। 5 के लिए तो हमारे हमारे मॉडल में 4 भी प्रिडिक्टर्स हैं और 5 भी, तो ये दोनों को करके देख लेते हैं। ये देखिए 81 का आ गया। और अगर मैं मान लीजिए 5 प्रिडिक्टर्स को लूँ 5 को, तो जो सैंपल साइज है वो भी आ गया हमारा 81। तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। सैंपल साइज हमारा 174 का तो अबाव है। ठीक है। इसके बाद जो है फिर हमें चेक करना है कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। हालांकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कोई आ सकता है नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाईली स्क्यूड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू -2 और +2 के बीच में, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भी हम इसको अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। इसमें हमने जो है अपना जो डेटा सेट है, इसमें हम चेक कर रहे हैं एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव। और इसमें हमने अपने सारे इंडिकेटर्स को ट्रांसफर कर दिया। ऑप्शंस में मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें एक तो कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यू, फिर कंटिन्यू, और इसके बाद स्टैंडर्ड स्कोर भी चाहिए कि आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए 3 से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये ओके किया हमने। ओके करने के बाद देखिए ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो सारी वैल्यू जो है ना -2 और +2 के बीच में आ रही है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत ये -2.023 है, बाकी सारी वैल्यू हमारी ठीक है। तो कोई ऐसा इशू जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई ऐसा इशू नहीं है। डेटा हमारा अ, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके बाद जो है हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो डेटा है उसमें कोई आउटलायर वाली प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो आउटलायर को चेक करने के लिए हमें जेड स्कोर की आवश्यकता होगी। और जेड स्कोर की जो वैल्यू है वो 3 से कम होनी चाहिए ना। मैक्सिमम जो है हमारी 3, अगर जेड से ऊपर ज्यादा आ जाती है तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो जेड स्कोर की जो वैल्यूज है वो हम अभी सेव कर चुके थे। जेड स्कोर की भी हम वैल्यूज देख लें। तो ये देखिए, ये हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं इसमें 3 से कहीं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सारी जो वैल्यू मोरलेस ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई एक दो ऑब्जर्वेशंस को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। डेटा हमारा अ, ठीक है ये। तो ये आउटलायर भी हो गया। फिर मेजरमेंट मॉडल में हमने 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे लिया है, तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। कुछ 5 पॉइंट पर भी लिए हैं, तो ये हम डेटा ले सकते हैं। फाइनली हम कहेंगे कि डेटा में डू नॉट सजेस्ट एनी डेटा एंट्री और मैनेजमेंट एरर। ये जो डेटा है सफिशिएंट है इसको एनसीए को परफॉर्म करने के लिए। तीसरा, अब हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी पीएलएस एल्गोरिथम। अपना जो ये मॉडल है, इस मॉडल में देखिए दो हमारे एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट होंगे। पहला तो मॉडल है, देखिए हमने इसको मॉडल 1 कहा है। इसको मॉडल 1 कहा है, जिसमें एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हमारा एडॉप्शन इंटेंशन है। इसको डीवी कह लीजिए आप, या एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट ना, एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है।
हम एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट इसको कहेंगे, और चार हमारे पास जो है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है। इमोशनल वैल्यू, इजी ऑफ यूज, परसीव्ड वैल्यू एंड कॉम्पिटिबिलिटी। दूसरा मॉडल हमारा जो है वो होगा जिसमें टेक्नोलॉजी यूज को हम एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं, और पांच हमारे पास जो है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ जो अभी एंडोजीनियस था वो टेक्नोलॉजी यूज में के साथ एडॉप्शन इंटेंशन हमारा एक्सोजीनियस हो गया। तो यहाँ पे हमारे एंडोजीनियस जो है वन है और एक्सोजीनियस फाइव है। यहाँ एंडोजीनियस वन है और एक्सोजीनियस फोर है। ठीक है, तो पहले हमें इस मॉडल की देख लें कि भाई ये जो मॉडल है हमारा सारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं इसमें, तो क्या ये इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ओके है या नहीं है। तो हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग करते हैं और देख लेते हैं कि इंडिकेटर रिलायबिलिटी का कोई इशू इसमें जैसे नहीं है। जैसे इंडिकेटर रिलायबिलिटी और जो है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की जो वैल्यू है अबाव कट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, तो ओके। अब यहाँ देखिए सारी जो इंडिकेटर रिलायबिलिटी है 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए, तो सारी वैल्यू 0.708 से ज्यादा है। फिर इसको हम बूट स्ट्रैपिंग से भी चेक करेंगे, तो ये भी बूट स्ट्रैपिंग पे भी देखिए पी वैल्यू के थ्रू चेक की, सारे के सारे इंडिकेटर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड्स के थ्रू भी देखेंगे हम, यहाँ सारी वैल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट की यहाँ पॉजिटिव आ रही है। ऐसे ही बाइस करेक्टेड के थ्रू देखेंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है ना, अगर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे वो इंडिकेटर सिग्निफिकेंट नहीं है। या तो दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए हमारे 2.5% पे और 97% पे, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों हमारे अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है, या दोनों पॉजिटिव आ जाएं, जीरो इंक्लूड हो गया अगर माइनस और प्लस के बीच में, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नहीं है। खैर, इसके बाद जो है ये हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया कि भाई 0.708 से सारे हैं तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं। यहाँ पे क्रॉनबॉक अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी और कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉसी, तो तीनों की वैल्यू जो है 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। और हम जो रिपोर्ट करते हैं वो कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए की वैल्यू करते हैं, क्योंकि ये इसकी मिडिल की वैल्यू होती है, क्योंकि क्रॉनबॉक अल्फा अंडर एस्टिमेट करती है और कंपोजिट रिलायबिलिटी रो से ओवर एस्टिमेट करती है। देखिए, तो ये कम है और ये इसके बीच की वैल्यू है ना। तो कंपोजिट इसको हम चाहते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी में कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए को हम रिपोर्ट करें। फिर इनको हमने चेक कर लिया बूट स्ट्रैपिंग से कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, तो ये देखिए सब सिग्निफिकेंट आ रहे हैं सारे हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, है ना। और पी वैल्यू भी सबकी 0.05 से कम आ रही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड की वैल्यू भी सबकी ओके आ रही है। फिर कंपोजिट रिलायबिलिटी के रिजल्ट भी ओके हैं। तो तीनों मेथड से हमने देख लिया कि कोई ऐसा इशू नहीं है, ना क्रोनबॉक अल्फा से, ना रो ए से, ना रो सी से। ठीक है, ये इसका हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि क्रोनबॉक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, सभी की जो वैल्यू है वो अबाव 0.7 है। इसका मतलब है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का कोई इशू नहीं है। अब वो हमारा जो स्केल है रिलायबल है, वो रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली सेम बिहेवियर शो कर रहा है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी जब चेक किया तो जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसके बाद कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम देखा, ये सारी हमारे पास पॉइंट एवीई की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी सारी हमारी 0.05 से ज्यादा है। फिर इसको चेक किया हमने बूट स्ट्रैपिंग से, तो ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया अपना कन्वर्जेंट वैलिडिटी को भी, ये सारी वैल्यू अबाव कट ऑफ जो मिनिमम है 0.5 उससे ज्यादा है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकाला, एच टी एम टी रेशियो। यहाँ हमने देखा कि सारी वैल्यू ओके, केवल एक ये 0.961, ये 0.85 से कम होनी चाहिए। तो लेकिन क्या इसको हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सही कहें या नहीं, तो ये अकेली टेबल डिसाइड नहीं करेगा, इसका बूट स्ट्रैपिंग भी कर लेते हैं सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए। तो जब बूट स्ट्रैपिंग हमने किया तो यहाँ पे हमने पाया कि सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का भी कोई इशू हमारा नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है अभी इस स्टेप में हम अपने मॉडल की जो वो है क्या कहते हैं
रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा मॉडल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एनसीए नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, इसमें हमारे पास ये 4 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हैं, 2 एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हैं, एडॉप्शन इंटेंशन एंड टेक्नोलॉजी यूज। तो टेक्नोलॉजी यूज के लिए 5 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और एडॉप्शन इंटेंशन के लिए 4 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट बूट स्ट्रैपिंग कर रहा हूं और उसी से हम देख लेंगे कि चारों के चारों सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो ये मैंने मॉडल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक कर लिया, और उसके बाद जो है फर्दर हम जो है एनसीए दोनों जो मॉडल बने हैं उनको हम जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आउटर लोडिंग की बात करूंगा। तो यहाँ जो आउटर लोडिंग है, ये हमारे, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं 0.708 से ज्यादा है। ठीक, और पी वैल्यू से हम चेक करेंगे। इसका 1 दिखा रहा है, 1 इसलिए दिखा रहा है, इसमें केवल एक इंडिकेटर है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज में। ठीक है ना, जिस कंस्ट्रक्ट में एक इंडिकेटर होता है उसमें 1 वैल्यू दिखाता है, अगर उससे इससे ज्यादा होता तो वैल्यू इसकी कम आती। खैर, यहाँ हम देखेंगे कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं पी वैल्यू के थ्रू भी। सेकंड, यहाँ मैं देख रहा हूँ, देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ आप देख लीजिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड से भी ये वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इंडिकेटर हमारे जितने भी हैं वो सब रिलायबल हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो कंपोजिट, ये क्रोनबाक अल्फा पे आ जाते हैं। तो ये क्रोनबाक अल्फा जो है, ये पहले क्रोनबाक अल्फा पे मैं आ जाता हूँ मैं। यस, क्रोनबाक अल्फा। क्रोनबाक अल्फा में हमने देखे कि ये हमारे जो पांचों वो हैं कंस्ट्रक्ट हैं, इसमें तो केवल एक ही आइटम है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। पी वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पे जो वो है वैल्यू, ये सारी 0.7 से ज्यादा है ना, और ये सिग्निफिकेंट भी आ रही है, सिग्निफिकेंट भी है। इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड से भी चेक कर लें, देखिए ये भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें। फिर इसके बाद जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल स्पाइस करेक्टेड के मेथड से भी देख लें, ये भी सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। अब दूसरा कंपोजिट रिलायबिलिटी, कंपोजिट रिलायबिलिटी जो है हमारा, ये है रो सी, इसकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा आ रही है, और देख लें सिग्निफिकेंट है, यस ये भी सारी सिग्निफिकेंट है। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड से देखिए, ये भी सारी सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू देखें, ये भी हमारी पॉजिटिव आ रही है, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, तो ये तीनों वैल्यू जो पांचों कंस्ट्रक्ट की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, कोई इशू नहीं, ये सिग्निफिकेंट भी हैं सारे कोफिशिएंट्स। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू देखा, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। फिर बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू देखा, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब हम आते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, ये आ गया हमारा एवीई कन्वर्जेंट वैलिडिटी। हर एक कंस्ट्रक्ट की 0.5 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो इसमें हमारी सारी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है और ये सिग्निफिकेंट भी है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू चेक किया, ये भी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 2.5% और 97.5 पे। और फिर ये वाली वैल्यू भी पांचों की पांचों कंस्ट्रक्ट की सिग्निफिकेंट है, कोई इशू नहीं है। अब रह गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाला, HTMT, हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट रेशियो। तो यहाँ भी सारी वैल्यूज हमारी आप देखिए जो है पॉइंट, सॉरी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। मतलब सारे कंस्ट्रक्ट अलग अलग है, एक कंस्ट्रक्ट एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग का कोई ऐसा इशू इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए रिजल्ट्स, उसके क्या कहते हैं ये जो है कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के रिजल्ट्स आ गए। ठीक, अब इसमें हमें एक काम और करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में
ये इंटरप्रिटेशन हमने कर दिया कि सारी जो वैल्यू है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट वर एस्टेब्लिश्ड, है ना, कट ऑफ वैल्यू से सबकी ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, आईपीएम में यूज करूंगा मैं लेटेंट वेरिएबल स्कोर को करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमारी जो वैल्यू हम परसेंटेज में नहीं शो कर सकते। परसेंटेज में वैल्यू लाने के लिए, जैसे यहाँ पर हम जो ये रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस रिसर्च पेपर में आप देखेंगे कि ये मैं आईपीएम में यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है। रॉ स्कोर को लेने के लिए, ये देखिए, जैसे ये परसेंटेज मारा ना 2020, तो ये वैल्यू हमारी उसमें आ जाएंगी। नहीं तो स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर होगा वो कम होगा, उसमें इंटरप्रिटेशन में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर इसी तरीके से हमें करना है तो मैंने क्या किया है, जो ये मेरा आ गया डेटा, जो डायग्राम है, अब इसमें मैं आईपीएम में कर रहा हूँ कैलकुलेट इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस स्टार्ट कैलकुलेशंस। और यहाँ जो मेरे पास रिजल्ट्स आए आईपीएमए के, लेटेंट वेरिएबल्स, यहाँ लेटेंट वेरिएबल्स देखिए, तो ये लेटेंट वेरिएबल का ओरिजिनल आ गया, ये रीस्केल्ड, हमें चाहिए रीस्केल्ड वैल्यू, है ना, 0 to 100 के बीच में जो वैल्यू हो। तो ये मेरे जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं, 6 कंस्ट्रक्ट हैं, ये आपका एडॉप्शन, इंटेंशन, कॉम्पेटिबिलिटी, सारे हमारे कंस्ट्रक्ट की ये रीस्केल्ड वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। और ये इसका ओरिजिनल स्केल है, स्कोर है। तो रीस्केल्ड वाली जो वैल्यूज है, रीस्केल्ड वाली, मैंने इसको कॉपी किया। और मेरे पास जो मेरा एक अपना डेटा सेट है, उस डेटा सेट में ओरिजिनल जो मेरा डेटा सेट है, उस डेटा सेट में मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो उस फाइल को मैं फिर आगे एनसीए में यूज करूंगा। तो मैंने अभी क्या किया, अपना डेटा जो है कॉपी कर दिया। अब मैं ये एक जो फाइल आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ये अपना डेटा, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया डेटा को। और ये तो मैंने हटा लिया, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन से इस कॉलम को डिलीट कर लिया, ये वाला। अब इसको मैंने एक नया नाम दे दिया अपना, डेटा का अपडेटेड डेटा के नाम से। तो मैं वापस चला गया। अब वापस आने के बाद मैंने ये वाली फाइल वो कर ली, अ, ये फाइल मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने अपडेटेड, अपडेटेड टैम। तो इसमें मेरे पास जो डेटा आएगा, अब ये आप डेटा देख सकते हैं, इसमें मैंने ये सारा डेटा अपना जो है ये वाला डेटा पेस्ट कर दिया, तो ये वाली फाइल आएगी। अब एनसीए जो मुझे रन करना पड़ेगा ना, वो इन पे करना पड़ेगा, ये वाला जो एडॉप्शन, इंटेंशन, जो रीस्केल्ड डेटा है, मैं इस पे रन करूंगा। ठीक है ना, ओरिजिनल पे नहीं करूंगा, रीस्केल्ड पे। ये हमने प्री रिक्विजिट में भी बताया था एनसीए को रन करने के लिए, है ना। तो मेरे पास ये डेटा आ गया। अब यहाँ आने के बाद जो है, मुझे क्या करना है, 2 मॉडल बनाने हैं। हालांकि अगर एक होता एंडोजीनियस तो हम एक से कर लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि इस मॉडल में 2 एंडोजीनियस वेरिएबल हैं, पहला तो एडॉप्शन इंटेंशन है, इसमें 4 एक्सोजीनियस है। दूसरे वाले में हमारे पास जो है 5 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें हमने क्या किया है कि वी रन 2 एनसीएज, है ना। तो 2 एनसीए हमने यूज किए हैं। तो पहला तो ये आ गया हमारे पास, जिसमें एनसीए परम्यूटेशन हमने किया, है ना। इफेक्ट साइज को चेक करने के लिए इफेक्ट साइज आ गया। इफेक्ट साइज की कट ऑफ वैल्यू हमको मालूम है कि अगर 0.1 से कम है तो स्मॉल, और 0.1 से 0.3 से बीच में तो मीडियम। तो ये हमारी मीडियम के आ रहे हैं 3 का एक्सोजीनस कंस्ट्रक्ट, एक हमारा स्मॉल आ रहा है। और ये परम्यूटेशन की जो वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू, चारों की चारों हमारे सिग्निफिकेंट है। मतलब देखिए, ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं चारों के चारों एक्सोजीनियस। जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल रन करेंगे पीएलएस एसईएम से, तब जरूरी नहीं है कि चारों एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हमारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
अब ये हमें करना कैसे है ये देख लें हम। ये मेरे पास ये हमने इसका अलग से ये डायग्राम बनाया एनसीए एडॉप्शन से करके। ठीक है, डायग्राम हमने कैसे बनाया, पहले एडॉप्शन इंटेंशन को हमने ट्रांसफर किया, यहाँ पर ये आ गया। और फिर चारों को एक साथ सेलेक्ट करके, इन चारों को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एडॉप्शन इंटेंशन पे, तो ये मेरा डायग्राम बन गया। तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पहले नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस और एक बार फिर मैं नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस परम्यूटेशन करूंगा। तो ये नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस स्टार्ट कैलकुलेशन, ये मेरे पास देखिए रिजल्ट्स आ गए। ये कॉपी करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ अपने रिसर्च पेपर में। तो यहाँ बॉटलनेक टेबल भी आ गई, ये देखिए बॉटलनेक टेबल आ गई। अब ये बॉटलनेक टेबल हमें क्या बता रही है कि अगर ये देखिए एडॉप्शन इंटेंशन अगर हमें 80 चाहिए तो मिनिमम कॉम्पेटिबिलिटी का स्कोर इतना होना चाहिए, और इजी ऑफ यूज का 33 होना चाहिए, इसका 49.65 होना चाहिए, और परस्यूड यूजफुलनेस का 15.708 मिनिमम स्कोर जब इनपुट देंगे तभी हम जो है ये डिजायर्ड आउटकम अचीव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हम डिजायर्ड आउटकम 80 चाह रहे हैं या 60 चाह रहे हैं। अगर 60 चाह रहे हैं तब हमारे ये मिनिमम स्कोर होंगे ये। ठीक है, दूसरा ये जो है सीलिंग लाइन इफेक्ट साइज, ये CEFDH आ गया हमारा। और इसके बाद जो है सीलिंग लाइन डिटेल्स, ये हमारे पास आ गया। और इसमें हमें जो इंटरप्रेट करना है मेन वो है ये इफेक्ट साइज, ये वाला जो। ठीक है, तो ये इफेक्ट साइज हमने अपने रिसर्च जो जो पीपीटी बनाई है उसमें ये वाला हमने पेस्ट भी कर दिया, और ये सिग्निफिकेंट भी हैं, वो ये भी हमें पता चल गया था। और ये इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं सेकंड स्टेप में एनसीए परम्यूटेशन से। एनसीए परम्यूटेशन जब हमने किया तो हमारे पास ये कि ये सीलिंग इफेक्ट साइज का ये रिजल्ट आ गया ये वाला। और तीन चारों के चारों हमारे जो है सिग्निफिकेंट है। तो मैंने दो ही टेबल कॉपी करके पेस्ट किया, एक तो ये वाला किया और एक किया है मैंने जो है बॉटल नेक टेबल का। तो अब दोनों को हम यहाँ अपने पीपीटी में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए पहले तो ये आ गया एनसीए परम्यूटेशन से, तो चारों के चारों मेरे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा इनका जो इफेक्ट साइज है वो भी हमने बता दिया है कि मीडियम है या स्मॉल है। तो एक स्मॉल है और तीन हमारे मीडियम है। सेकंड में मैंने क्या किया था, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस का, कि अगर मुझे डिजायर्ड लेवल 60 चाहिए तो उसके लिए मिनिमम नेसेसरी कंडीशन होगी ईजीएफयूज की इतना यूनिट, इमोशनल वैल्यू का 41.1 और परसीव्ड यूजफुलनेस का 15। तो ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया। ये इसका आ गया है चार्ट आ गया। तो चार्ट देखिए हम इनका सबका चार्ट आ गया जो अलग अलग हमारे पास वेरिएबल है। जैसे 60% को अचीव करने के लिए इनका परस्यूड यूजफुल का 15.70 से कम नहीं होना चाहिए, ईजीएफ यूज का नॉट लेस देन 33, इमोशनल वैल्यू की 41.1। ये देखिए ये वैल्यू है एक्चुअली जो एक्स एक्सिस, और इसमें हम देखते हैं वाई एक्सिस में स्कैटर डायग्राम में जो रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो अपने इसमें जो ये चार्ट आ रहे हैं चार्ट को भी हम इसमें शो कर देंगे। चार्ट भी हम देखेंगे अपने। ये आपका आ गया है, एक मिनट, ग्राफ कैलकुलेट नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस, और ये कॉर्नर टेबल, और इसके बाद इनका सबका, ये इसकी तो कोई अभी हमें आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं बॉटल नेक टेबल, और इसके नीचे जो चार्ट है ना इसको देखेंगे एनसी चार्ट, ये चार्ट आ गया। तो जैसे कॉम्पेटेबिलिटी का है 60% अगर हमें लेना है तो इसके लिए 60%, ये पैरेलल आप जो लाइन देख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है। कॉम्पेटिबिलिटी का 60% के लिए जैसे इसमें वैल्यू होनी चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी के बाद। जैसे दूसरा वैल्यू परस्यूड यूजफुलनेस हम लेते हैं, देखिए ये परस्यूड
यूजफुलनेस, परसीव्ड यूजफुलनेस। ये मैं इसको चार्ट को दिखा रहा हूं, तो ये देखिए इनकी वैल्यू, मिनिमम कट ऑफ वैल्यू आ गई। अब जो है इस चार्ट को लेके इसी तरीके से अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। पहला ये आ गया कॉम्पेटिबिलिटी के लिए, इजी ऑफ यूज के लिए, इमोशनल वैल्यू के लिए, और परस्यूड यूजफुलनेस के लिए। ठीक है, और ये कितनी कितनी वैल्यू है ये यहाँ पर आ गया। अगर हमें 80% चाहिए तो कॉम्पेटिबिलिटी की 32 मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ मैं इसको इस चार्ट से इंटरप्रेट कर दूं कि अगर ये 80 वाला हम जो देख रहे हैं, तो 80 के लिए कितनी वैल्यू बताई थी इसने, एक बार फिर से मैं पढ़ लूं। 80 के लिए 32 के समथिंग, एनसीए टेबल, बॉटलनेक टेबल 32.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे पहला वाला हमारा जो चार्ट है, ये 32 पॉइंट, यहाँ से अगर हम देखेंगे 80% के लिए हमें मिनिमम इतना 32 चाहिए। इसी तरीके से इजी ऑफ यूज के लिए सबकी इन्होंने कट ऑफ वैल्यू दी है कि मिनिमम कितना चाहिए। ये तो डायग्राम हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये वैल्यूज हम ले लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है अब दूसरा मॉडल मुझे रन करना है। ठीक है, तो दो मॉडल है, मतलब दो ही चीजें मुझे रन करनी, इसमें शो करना है। एक तो इफेक्ट साइज की टेबल आ गई हमारा ये वाला, और दूसरा बोटल नेक टेबल। ठीक है, तो ये भी हम दोनों, अब इसको भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। वही प्रोसीजर है, इसमें कोई नया प्रोसीजर नहीं है। वापस आता हूं मैं इसमें। दूसरा मेरा मॉडल है, ये मैंने बनाया हुआ टेक्नोलॉजी का। पहले एनसीए परम्यूटेशन से इफेक्ट साइज का ले लेते हैं। तो इफेक्ट साइज की टेबल आ जाएगी मेरे पास, सीलिंग लाइन इफेक्ट साइज, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो पांचों मेरे पास यहाँ इफेक्ट साइज काफी अच्छे आ रहे हैं, इसकी वैल्यू मीडियम और हाई आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, बॉटलनेक टेबल के लिए ये एनसीए कंडीशंस एनालिसिस, स्टार्ट कैलकुलेशंस, और ये मेरे पास आ गया बॉटलनेक टेबल। अब यहाँ जैसे 40 का मिनिमम चाहिए हमें डिजायर्ड आउटकम टेक्नोलॉजी यूज में, तो ये हमारे पास हो गया कि एडॉप्शन इंटेंशन का मिनिमम इतना होना चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी का 25, इजी ऑफ यूज का 33, और इस तरीके से हमारे पास ये सारी इनकी मिनिमम वैल्यूज आ गई। तो इनको दूसरा इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट भी हैं रिजल्ट्स हमारे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। पांचों के पांचों जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट भी हैं, है ना। तो ये हमें पता चल गया था एनसीए परम्यूटेशन वाले से। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज को हम जो है अपने इसमें लिखेंगे। एक तो पहला है हमारे पास एनसीए परम्यूटेशन के पांचों हमारे सिग्निफिकेंट है। कुछ के हाई इफेक्ट आ रहा है, एक का, बाकी के मीडियम इफेक्ट आ रहा है। और ये आने के बाद इसके हमने चार्ट से शो कर दिया कि किसका कितना मिनिमम वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है कि दोनों के दोनों तो हमारे मॉडल में वैल्यू हमारी कट ऑफ वैल्यू से अबव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल। अब मुझे स्ट्रक्चरल मॉडल अपना रन करना है, ठीक है ना, उसके रिजल्ट्स। तो ये मेरा मेन मॉडल आ गया। अब मैं स्ट्रक्चरल के लिए बूट स्ट्रैपिंग कर रहा हूं। देन स्टार्ट कैलकुलेशंस। स्टार्ट कैलकुलेशंस के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे, चार चीजें हमें देखनी है। एक तो जो है वीआईएफ वाला इशू है। चलो पहले ये वीआईएफ का मतलब कोलिनिटी वाला इशू नहीं होना चाहिए। तो कोलिनिटी के साथ साथ फिर हमें टोटल इफेक्ट भी चेक करना है इसका। ये देखिए टोटल इफेक्ट आ गया। अब इसमें दो
एक ही में दोनों की वैल्यू दे दी, एक ही टेबल में दोनों मॉडल की। देखो, एक तो टेक्नोलॉजी यूज जिसमें 5 हमारे हैं एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। पहला एडॉप्शन इंटेंशन, कॉम्पेटिबिलिटी, इजी ऑफ यूज, इमोशनल वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू। एक तो मॉडल ये हो गया। एक पहला मॉडल मेरा कौन सा होगा? एडॉप्शन इंटेंशन, जिसको मैंने वो लिया है, क्या कहते हैं, एडॉप्शन इंटेंशन को हमने लिया है एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, और बाद चारों कंस्ट्रक्ट को एक्सोजीनियस। तो दो मॉडल मेरे पास बन गए। तो दोनों को मैंने इसमें कुछ के सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। जबकि एनसीए में दोनों मॉडल में हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो देखिए, जो चीज हम पीएलएस एसईएम से नहीं पकड़ पाते, वो एनसीए नेसेसरी कंडीशंस एनालिसिस से वो वेरिएबल भी हमने कैप्चर कर लिए कि नहीं, ये वेरिएबल तो नेसेसरी है डिजायर्ड आउटकम को लेने के लिए। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? तो बाकी तो जो है, जो ये आर स्क्वायर है, ये भी देख लीजिए। ये हमारा आर स्क्वायर आ गया। और आर स्क्वायर के बाद जो है एफ स्क्वायर भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा एफ स्क्वायर आ गया वैल्यू। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वैसे ही होगा जैसे हमने स्ट्रक्चरल मॉडल को किया है इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद ये तो हो गया। दूसरा, मैं पीएलएस एल्गोरिथम से इसका जो है कोलिनिटी भी चेक कर लेता हूँ कि कोलिनिटी का कहीं कोई इशू तो नहीं है। ये मेरे पास आ गया कोलिनिटी स्टेटिस्टिक्स। ये मेरा इनर मॉडल है। इनर मॉडल में जो है मेरे ये चारों के चारों जो है 3 से कम वैल्यू है। एक छोटा सा, ये हल्का सा ज्यादा है ये वैल्यू। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वैसे 3 to 5 के बीच में होनी चाहिए। इसके सपोर्टिंग रिजल्ट के लिए भी हम जो है ये रिसर्च पेपर दिखा सकते हैं। रिसर्च पेपर में जो है ये ये रिसर्च पेपर हमारा आ गया। और इसमें देखिए, जो ये देखिए, तो वी आई एफ वैल्यू 3 to 5 के बीच में होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए आर स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू कट ऑफ वैल्यू आ गई। क्यू स्क्वायर करने के लिए हमें पीएलएस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है, सारी वैल्यूज हमारी ओके हैं। अब पीएलएस प्रिडिक्ट हम और कर लें। पीएलएस प्रिडिक्ट से जो है हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू, मॉडल की प्रिडिक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं। तो ये मॉडल प्रिडिक्टिविटी फाइनल मॉडल, ये आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो सारा इफेक्ट, इसका इफेक्ट साइज भी काफी अच्छा आ रहा है। और इनको जब हम करेंगे पीएलएस एसईएम को कंपेयर करेंगे एलएम से, ठीक है ना, लीनियर रिग्रेशन मॉडल से, तो ये सारी वैल्यू जो है आर पीएलएस एसईएम आरएमएसई की कम होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज कम है इससे जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो है इसके बाद हम जो ये हमारा वो था 7th स्टेप में, तो यहाँ हमने पाया कि कोई ऐसा इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये हमारा जो इंटरप्रिटेशन है पीएलएस एग्रेशन का, इसमें ये बात ध्यान देने की है कि जो टोटल इफेक्ट, तो दो रिजल्ट दिखाए इसने, एक तो टोटल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट है, और एक टोटल इफेक्ट। हमें टोटल इफेक्ट लेना है। तो ये जो ब्लैक वाले दे रहे हैं हम, ये वाला, तो ये मेरा मॉडल 1 है जिसमें एडॉप्शन इंटेंशन एंडोजीनियस और बाकी के एक्सोजीनियस। तो इसमें से देखिए, पहले वाले मॉडल में हमारा एक तो जो ब्लैक वाला है, जो पहला वाला मॉडल है, केवल एक ही हमारा यहाँ पर एक तो ये आ रहा है सिग्निफिकेंट, और एक ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। पहले मॉडल में ये दो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं वेरिएबल। कौन कौन से? इमोशनल वैल्यू एंड परसीव्ड यूजफुलनेस। दूसरा वाला जो मॉडल है, जो ब्लू से हमने इसको दिया है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मेरा एंडोजीनियस है, बाकी के 5 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें एक तो ये वाला आ रहा है एडोप्शन इंटेंशन, और इसके बाद जो आ रहा है इमोशनल वैल्यू। ठीक है, दो ये आगे। जबकि एनसी में मेरे पास चार के चारों और पांचों के पांचों, पहले मॉडल में चार के चारों हमारे नेसेसरी दिखा रहे हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, और दूसरे वाले मॉडल में भी 5 के 5 एक्सोजीनियस, नेसेसरी और कंडीशन। तो यहाँ हमारे जो है ना, 5 के 5 नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे 5 में से 2 दिखा रहे हैं एक्सोजीनियस सिग्निफिकेंट है, और 4 जो एक्सोजीनियस है उसमें से 2 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये
ये पहला जो मॉडल है जिसमें हमने एडॉप्शन इंटेंशन को लिया था एंडोजीनियस, इसमें दो मेरे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और दूसरे वाले मॉडल में भी दो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पीएलएस का रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद जो है तो ये हम यहाँ पे इसका लिख देंगे कि दोनों मॉडल जो है हमारे सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें एडॉप्शन इंटेंशन का ज्यादा है 0.515 पाथ कोफिशिएंट, और उसके बाद परसीव्ड यूजफुलनेस का। इसी तरीके से मॉडल टू में टेक्नोलॉजी ये जो एडॉप्शन इंटेंशन का 0.437 है, ये देखिए यहाँ पे है भी, ये यहाँ से आप ये वैल्यू ले सकते हैं, ये है ना 0.437 और 0.515। दोनों मॉडल के लिए हम जो है जो सिग्निफिकेंट है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया, दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है। और एफ स्क्वायर भी हम कह रहे हैं कि इमोशनल वैल्यू का लार्जेस्ट है ना, तो इसमें मीडियम साइज इफेक्ट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रिडिक्टिविटी के लिए क्यू स्क्वायर की जब हमने वैल्यू चेक की पीएलएस एसईएम का, मतलब पीएलएस एसईएम आरएमएसई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ब्लू वाली कम होनी चाहिए ग्रीन वाली से, तो ये हमारी सारी वैल्यू कम है, तो मॉडल के प्रिडिक्टिविटी का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा जो मॉडल है, जो एनसीए तो ठीक है, पांच के पांचों कंडीशन है, लेकिन जो पीएलएस एसईएम है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और कुछ में सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं, है ना। पांच में से एक में दो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और चार एक्सोजीनियस में से दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिनेरियो वन और सिनेरियो थ्री काम करेगा हमारे लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मॉडल था, जैसे मान लीजिए मैं मॉडल वन ले लेता हूं, जिसमें बीटा जीरो बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस बीटा फोर एक्स फोर प्लस, तो दो तो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट आ गया। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, दो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। दूसरा, दो मेरे नॉट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट वाला भी आ गया। और जो एनसीए के रिजल्ट्स में क्या है, चार के चारों मेरे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, और इसमें भी चार के चारों, पांच के पांचों आ रहे हैं, मतलब दोनों में ही, इसमें भी चार आ रहे हैं, इसमें भी चार आ रहे हैं, इसमें भी पांच आ रहे हैं, इसमें भी पांच आ रहे हैं, दोनों मॉडल के लिए अलग अलग है, तो दोनों सिनेरियो मेरे लिए काम करेंगे। मॉडल जो है जो पहला वाला सिनेरियो भी और थर्ड भी, तो यही हमें अपने इसमें इंटरप्रेट करना है। तो ये देखिए, अब ये कह रहा है इमोशनल वैल्यू एंड यूज परस्यूड यूजफुलनेस, तो ये अब मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूंगा। जो पहला वाला मेरा मॉडल है उसको देखिए यहाँ पे, यहाँ इसको हम समझते हैं, तो दो तो मेरे ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी आ गई। तो एनसीए के रिजल्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर तीन आ रहे हैं सिग्निफिकेंट, और उसकी कट ऑफ वैल्यू मैंने दी है 60% पे, अगर मैं 40 पे ले जाऊंगा तो कम आ सकते हैं, अगर इसको 80% बढ़ा दूंगा तो हो सकता है चारों के चारों सिग्निफिकेंट आ जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट ये 60% पे कह रहा है कि तीनों मेरे ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो इसमें तो हम कहेंगे कि इन दोनों को बढ़ाने से आउटकम वेरिएबल बढ़ेगा। ऑन एवरेज इंक्रीज ऑन इमोशनल वैल्यू एंड परसीव्ड यूजफुलनेस विल इंक्रीज एडॉप्शन इंटेंशन, ये इसका इंटरप्रिटेशन होगा। अब बॉटलनेक टेबल से क्या करा कि अगर 60% का डिजायर्ड लेवल चाहिए तो उसके लिए तीन नेसेसरी कंडीशन होंगी, परसीव्ड यूजफुलनेस और इजी ऑफ यूज और इमोशनल वैल्यू, इनकी मिनिमम इतनी हमको, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये तो आ गया हमारा सिग्निफिकेंट वाला फर्स्ट सिनेरियो। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसमें इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, अभी तो हमने सिग्निफिकेंट रिजल्ट लिए, अब उसमें लेंगे हम नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट हमारे कौन से आ रहे थे, ये कॉम्पेटिबिलिटी एंड इजी ऑफ यूज, ये नॉट सिग्निफिकेंट। और पीएलएस में भी देखिए ये इनकी नॉट सिग्निफिकेंट आ रहे थे दोनों, और नेसेसरी कंडीशन में एक इजी ऑफ यूज आ रहा था नॉट सिग्निफिकेंट, इजी ऑफ यूज। तो हम इसमें ये कहेंगे सर्टेन लेवल ऑफ द एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट इज नेसेसरी फॉर आउटकम, और 80% रीच करने के लिए अगर हमें करना है तो फिर इसमें इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए। फर्दर इंक्रीज इसमें कोई अगर हम इसको करेंगे, इजी ऑफ यूज विल नॉट इंक्रीज द एडॉप्शन इंटेंशन। ठीक है, ये पहला मॉडल का इंटरप्रिटेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरा मॉडल का भी इंटरप्रिटेशन वैसे ही हम करेंगे।
हाँ, ये मेरे दो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इनकी मैंने यहाँ वैल्यू दे दी। और यहाँ पर जो है मेरे पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, किस लेवल के लिए? 40% लेवल को अचीव करने के लिए। जैसे मैं लेवल ऊपर या नीचे करूंगा तो ये भी चेंज हो सकते हैं मेरे एनसीए में जो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा कि पांचों इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है इसको अचीव करने के लिए, और इनकी वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखाए। तीन मेरे नॉट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो ये दूसरे सिनेरियो के लिए मैं जो है सिनेरियो 3 के लिए यहाँ पर जो है ये मैंने कहा कि भाई मेरे ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, है ना। तो ये मैंने सिग्निफिकेंट इनको नहीं लिया है, और इसका मैंने यहाँ इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि इंक्रीज, जो ऑन एवरेज इंक्रीज ऑफ कंपेटेबिलिटी, इजी ऑफ यूज एंड परसीव्ड यूजफुलनेस, नॉट इंक्रीज द टेक्नोलॉजी। ये इसका चेंज करने से कोई इसमें फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल हो गया है। ये इसके रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।